What factors frequency of conical pendulum depends on? कोनिकल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? कोनिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम से ही बनता है। यहाँ इस बॉब को हमने इस थ्रेड से बांधकर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया है। हॉरिजॉन्टल सर्कल घूमते वक्त ये पूरा सिस्टम एक कोन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। इस थ्रेड की लंबाई को हम L से डिनोट कर रहे हैं। इस कोन शेप कोनिकल पेंडुलम की हाइट को H से डिनोट कर रहे हैं और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के रेडियस को स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। इस कोनिकल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितने बार ये बॉब सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। एक सेकेंड में जितने सर्कल्स कंप्लीट करेगा घूमकर ये बॉब, उसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड में अगर 10 बार ये बॉब घूम जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी। हमें यहाँ ये बताना है कि इनमें से किन फैक्टर्स पर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। इसके पहले अगर हम ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये थ्रेड इंक्रीज़ हुआ तो ज़्यादा देर से ये बॉब अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऐसा लगता है कि मास के इंक्रीज़ होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, ग्रेविटी के इंक्रीज़ होने से भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। हम आगे देखेंगे इसके फॉर्मूले को डिराइव करके कि किन फैक्टर्स पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड करता है। यहाँ पर L का मतलब है इस थ्रेड का लेंथ, M इस बॉब का मास है, G ग्रेविटी का एक्सेलरेशन और T इस स्ट्रिंग पर टेंशन है। V ये लीनियर स्पीड ऑफ बॉब हो गई। ये जो बॉब है इसकी लीनियर स्पीड जितनी होगी उसे हम V से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल v से, और R ये हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस हुआ। हाइट इस कोन शेप पेंडुलम का हाइट हो गया, जिसे हम H से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे। कोनिकल पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय L cos थीटा। फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा वर्जन भी है, वो कुछ इस तरह से है, n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g अपॉन h। इसी का एक और वर्जन n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g tan थीटा डिवाइडेड बाय r। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके फॉर्मूले के 3 टाइप्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। अगर आपने कोनिकल पेंडुलम के थ्रेड का या वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। थीटा यहाँ पर कोनिकल पेंडुलम का वर्टिकल एंगल हुआ। कोनिकल पेंडुलम में इस तरह से कोन शेप बनता है। इस कोन शेप के वर्टेक्स से अगर हम एक अल्टीट्यूड सेंटर तक बना दें तो वर्टिकल के साथ में थ्रेड का जो एंगल होता है थीटा, ये रहा वो एंगल जिसे हम एंगल ऑफ कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। तो एंगल ऑफ कोनिकल पेंडुलम मतलब थीटा, इस पर भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इस कोनिकल पेंडुलम के हाइट पर भी डिपेंड करता है। इन सारे फॉर्मूलेज का डेरिवेशन हम अभी करेंगे, लेकिन आप पहले देख लीजिए कि किन फैक्टर्स पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड करता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ देख सकते हो कि n और g दोनों न्यूमरेटर में है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम
एंगल ऑफ कोनिकल पेंडुलम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब जब आप कोसाइन फंक्शन लो, लेकिन जब आप टैन फंक्शन लेते हो तब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम थ्रेड के लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपने कोनिकल पेंडुलम का लेंथ इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। 1 सेकेंड में कम रोटेशंस, कम रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे। अगर आपने इस कोनिकल पेंडुलम की हाइट इंक्रीज कर दी तो इससे हाइट इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। उसी तरह से r इज रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस है r को ये फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। कोनिकल पेंडुलम में जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं हम उन सारे फोर्सेस का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पर वर्टिकल के साथ में, इस वर्टिकल के साथ में ये थ्रेड एंगल बनाता है थीटा। इस लाइन को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है कोनिकल पेंडुलम के। ये रहा बॉब, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल और इस सर्कल का रेडियस स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बॉब को जिस वायर से बांधा गया है उसका लेंथ है l। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये बॉब का ये कंप्लीट कोनिकल शेप। अगर मैं इसमें फोर्स सिस्टम देखूं तो इसमें सबसे पहले इसका वेट अप्लाई हो रहा है बॉब के ऊपर, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा वेट, और साथ ही इस थ्रेड पे, इस वायर पे टेंशन भी क्रिएट हो रहा है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा यहाँ सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ सर्कुलर मोशन आया है, और जहाँ सर्कुलर मोशन होगा वहाँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का रोल जरूर आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वेट का सेंट्रीपिटल फोर्स पर कोई असर नहीं है। अब आपको इस टेंशन को भी रिजॉल्व करना होगा। टेंशन इस तरह से इंक्लाइंड है। अगर आप यहाँ देखो तो एंगल थीटा है, और अगर मैंने इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से यहाँ बना दिया तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा। एंगल थीटा इसलिए बन रहा है क्योंकि इस तरह से जो जी शेप बन रहा है, इस जी शेप की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा। ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हुए। इसलिए टेंशन को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स इस तरह से बनेंगे। एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके अलावा यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ है। इसके बाद वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस तरह से हम सारे फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं। y कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ बॉब, इसलिए Ty इज इक्वल टू W। इसके बाद टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर टेंशन का ही रोल प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। तो टेंशन ही यहाँ पर, जो टेंशन है x कंपोनेंट, वही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रियल में ये x कंपोनेंट ऑफ टेंशन ही है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि y कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज इक्वल टू W, और सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर x कंपोनेंट ऑफ टेंशन।
इस तरह से अब मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। कंपोनेंट्स के रिजोल्यूशन में हम एक बात जानते हैं कि जिसकी तरफ थीटा होगा उसके साथ हम कॉस थीटा लेंगे, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और जिसकी तरफ एंगल नहीं है वो होता है टी साइन थीटा। तो ये है टी वाई और ये है टी एक्स की वैल्यू है टी साइन थीटा, टी कॉस की वैल्यू है टी वाई की वैल्यू है टी कॉस थीटा, टी एक्स की वैल्यू है टी साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर। एक्स कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज टी साइन थीटा। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी y कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज टी कॉस थीटा, और जो वेट है वो है mg। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो मुझे मिलेगा इसका लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय इसका राइट हैंड साइड। यहां पर इस तरह से फ्रीक्वेंसी मास पर डिपेंड नहीं होने वाला है। टी कॉस थीटा, इसमें भी टेंशन कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसका रेसिप्रोकल tan थीटा बनने वाला है। मैं इसे रेसिप्रोकल ले लेता हूँ पूरे इक्वेशन का। इसकी वैल्यू हो जाएगी GR अपॉन v²। मैं इनका रेसिप्रोकल लूँगा, जिससे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। इसका भी रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, और फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा आना ज़रूरी है। हम जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ओमेगा इंटू आर, और ये स्क्वायर सबको मिलेगा इस तरह से, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इस तरह से रेडियस कैंसिल हुआ, और यहाँ आ गया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। हमें एक और फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले का यूज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, 2 पाई इंटू एन। एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। सो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा पर 2 पाई एन, ये वैल्यू रखने पर स्क्वायर हो जाएगा, जिससे वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, आर ऑलरेडी है, डिवाइड बाय जी। अब यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करने के लिए सारी चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊँगा, जिससे g अपॉन आर 4 पाई स्क्वायर इस तरफ आ जाएंगे। सो n स्क्वायर इक्वल टू g tan थीटा डिवाइडेड बाय
4 पाई स्क्वायर इंटू आर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, 4 पाई स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा। स्क्वायर रूट लेने पर स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ 1/2 पाई हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट है 2, पाई का स्क्वायर रूट है पाई, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है पाई, और अंडर रूट में यहाँ बचेगा जी tan थीटा डिवाइडेड बाय आर। इस तरह से इस फॉर्मूले का फर्स्ट फॉर्म हमें मिल चुका है। अब इसके बाकी फॉर्म्स पता करने हैं। इस ट्राइंगल में हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिस राइट एंगल ट्राइंगल का हम यूज़ करेंगे tan थीटा फाइंड करने में। यहाँ पर ये हाइट h है, ये r है और ये स्ट्रिंग का लेंथ l है। इस फॉर्मूले का फर्स्ट फॉर्म मिला है 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर में g tan थीटा अपॉन r। इसके अगले फॉर्म्स भी हमें फाइंड करने हैं। उसके लिए tan थीटा में यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं। tan थीटा इसका रेशियो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसमें ऑपोजिट है रेडियस और एडजेसेंट है हाइट। r अपॉन h ये tan थीटा की वैल्यू रख दिया है, ये दोनों r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल टू 1/2 पाई g डिवाइडेड बाय h। अब अगर मुझे चेक करना है कि क्या फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ वायर पर भी डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर भी डिपेंड करती है, इसके लिए मुझे यहाँ l एडजस्ट करना होगा। ये फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म तो बन चुका है, मैं इसे ऊपर लिखता हूँ। मुझे यहाँ L चाहिए, लेंथ ऑफ वायर, इसलिए मैं यहाँ L को एडजस्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं L अपॉन H है। L अपॉन H के लिए 1/cos थीटा इसकी वैल्यू होती है, cos थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने अगर cos का उल्टा लिया हुआ है रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा L अपॉन H। cos थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos थीटा का रेशो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू है L अपॉन H। इसका मतलब ये हुआ L अपॉन H का मतलब 1/cos थीटा। सो n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय दिस L, और L अपॉन H का मतलब होता था 1/cos थीटा। ये रहा इस फॉर्मूले का थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमें इस फॉर्मूले के 3 वर्जन्स मिल चुके हैं, 3 फॉर्म मिल चुके हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इनकी डिपेंडेंसी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो n है ये g, थीटा, r और l इन सब पर डिपेंड करता है। इन तीनों इक्वेशंस में मास गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम का इसके वेरियस पैरामीटर्स पे डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी डिस्कस कर लिया है।